किसी भी विषय के उद्भव में, उसके विकास में, उस समाज की पृष्ठभूमि, उस समाज में रहने वाले लोगों के, दार्शनिकों के विचार बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि समाज में कोई भी विषय एकदम से उत्पन्न नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सभी का जो उद्भव है वो एकदम से नहीं हुआ। इसी तरह से सोशियोलॉजी भले ही एक यंग साइंस है, लेकिन इसके उद्भव की पृष्ठभूमि में तत्कालीन यूरोपीय समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, दशाएं थी, और जो क्रांतियां वहां पर हुई, वो उत्तरदायी थी। दार्शनिकों के विचार उसके लिए उत्तरदायी थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जाए जो कि केवल समाज का अध्ययन करे, और समाज का अध्ययन ऐसे करे कि वो अध्ययन वैज्ञानिक हो। आप लोग जानते हैं समाजशास्त्र शब्द ही जो है सोशियस और लोगस। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इनसे मिलकर के बना है। अब इसका जो आप मीनिंग लगाते हैं उसका ये है कि साइंस दैट स्टडीज सोसाइटी साइंटिफिकली इज नोन एज सोशियोलॉजी। समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। अब विज्ञान के दो भाग हैं, नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। नेचुरल साइंस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा संभव है, प्रेडिक्शन ज़्यादा संभव है, लैब में अध्ययन संभव है। तो साइंस की तरह, नेचुरल साइंस की तरह सोशल साइंस का किस तरह से स्टडी की जा सकती है, सोसाइटी की कैसे स्टडी की जा सकती है, क्योंकि सोसाइटी में जो घटनाएं घटती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रकृति की होती हैं। उनके बारे में प्रेडिक्शन करना बड़ा आसान नहीं होता है। साइंस की नेचर क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है, साइंस एक ऑर्गेनाइज स्टडी है। साइंस में जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्जर्वेशनल होती हैं, वेरीफिएबल होती हैं। स्टडी ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ का वैसा ही अध्ययन करें जैसी वो हमें दिखाई देती है। इसमें सब्जेक्टिव हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, उसका कहीं पे स्थान नहीं होता है। और साइंस में हर एक चीज़ जो है वो टेस्ट की जा सकती है, उसके बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लैब में हम ये चीज़ टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ, हमने ये प्रोडक्ट बनाया है तो ये हर एक कंडीशन में, भले वो इंडिया हो या फिर फॉरेन कंट्रीज हो, वहाँ पर ये प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स को मिला करके ऐसा ही बनेगा। तो वो टेस्ट करके आप शो कर सकते हैं। लेकिन आप नेचुरल साइंस में इस चीज़ को कैसे शो करेंगे? ये एक बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए एक ऐसे साइंस के उद्भव के लिए जो कि केवल समाज का अध्ययन करे और वो भी वैज्ञानिक अध्ययन करे, की उत्पत्ति के लिए क्योंकि 18वीं शताब्दी में उदय होता है, 19वीं शताब्दी में उदय होता है, तो उससे पहले के कई शताब्दियों के विचार, पृष्ठभूमियाँ, दार्शनिकों के विचार, सिद्धांत, ये सभी जो है इसके लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी, और यूरोप में उद्भव हुआ है तो यूरोपीय समाज में ऐसी क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में जानते हैं। 4 रिवॉल्यूशन इसमें मेन आते हैं। एक है कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, एक है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जिसे कि हम मिला करके रिनेसेंस पीरियड या पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। दूसरा, तीसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का, और चौथा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 और उसके बाद का जो समय है, जिसको हम एनलाइटमेंट पीरियड के नाम से जानते हैं। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन का मतलब है वाणिज्यिक क्रांति। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वैज्ञानिक क्रांति है जो कि 14 से और 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस में हुई है 1789, इसकी मेन घटना है, और इसकी पृष्ठभूमि फ्रांसीसी समाज में उससे पहले ही जो है तय हो गई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति है जो कि 1760 के आसपास इंग्लैंड में शुरू हुई। अब ये क्रांतियां भले ही यूरोप में शुरू हुई हैं, भले ही ये एक समाज के लिए, समाज का अध्ययन करने वाले एक नए विज्ञान के उद्भव के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, लेकिन इन्होंने केवल यूरोपीय समाज को प्रभावित किया है ऐसा नहीं है। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया है, और पूरे वर्ल्ड में जो है समाज के बारे में वैज्ञानिक सोच को इन्होंने बढ़ावा दिया। सबसे पहले इसमें कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की घटनाएं क्या घटी हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसकी वजह से ट्रेड के जो मेथड्स थे, व्यापार के जो मेथड्स थे, उसमें परिवर्तन आया। कुछ कंट्रीज उस टाइम पे बड़ी महत्वाकांक्षी हो गई थी, जैसे कि इंग्लैंड की बात करें, स्पेन की बात करें, पुर्तगाल की बात करें, फ्रांस की बात करें, या फिर हॉलैंड की बात करें। यूरोप की ये कंट्रीज बड़ी महत्वाकांक्षी थी। इन्होंने अपने उपनिवेश खोजने का प्रयास किया। इन्होंने ये सोचा कि केवल जो है अपने व्यापार को, जो कि अपने देश में होकर के सीमित हो गया है, उसे बढ़ाया जाए। विश्व के अन्य देशों के समुद्री मार्गों की खोज की जाए, क्योंकि ये ज्यादातर देश जो है द्वीपीय देश हैं, जो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। स्पेन से कोलंबस निकला, इंडिया की खोज के लिए निकला था, लेकिन उसने उत्तरी अमेरिका को खोज डाला। उत्तरी अमेरिका का एक मार्ग नया खोज डाला, जिसकी वजह से स्पेन को उत्तर अमेरिका में एक बहुत बड़ा उपनिवेश मिल गया।
पुर्तगाल से वास्को डी गामा चला था, और वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया में कालीकट में जो है अपना जो है वो लैंड हुआ। तो वास्को डी गामा ने एक नया जो है समुद्री मार्ग खोज दिया, जो कि अफ्रीका से होते हुए इंडिया की तरफ आता है। तो इन मार्गों की खोज की वजह से व्यापार की और वाणिज्य की प्रगति होती है। एक देश का व्यापार उस देश में सीमित न रह करके दूसरे देशों तक बढ़ता है। दूसरा चीज केवल इतना नहीं है कि व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन में बैंकिंग का एक्सपेंशन हुआ, चेक का आविष्कार हुआ। उससे पहले जो करेंसी थी वो कॉइन्स के रूप में थी, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे, लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन नहीं है, केवल जो मुद्रा है वो नोट के रूप में आने लगी, यानी कि पेपर करेंसी का आविष्कार हो गया। कंपनीज का जो है ग्रोथ हुई, कंपनियां पहले नहीं होती थी तो कंपनियां बनी, और कंपनियां भी कैसी बनी, चार्टर्ड कंपनियों का उदय हुआ। जैसे कि इंडिया में ही जो कंपनी राज करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस तरह की कंपनियों का उदय हुआ, जिन्होंने केवल अपने देश में नहीं, उन्हें कुछ सरकार से ऐसे अधिकार प्राप्त होते थे, यहाँ तक कि सेनाएं भी प्राप्त होती थी कि जिस निवेश में जाकर के आप व्यापार और वाणिज्य कर रहे हो, वहां अपनी एक छोटी सी सेना भी रखोगे। उन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होती थी, ये चार्टर्ड कंपनी। तो कुल मिलाकर के वाणिज्यिक क्रांति ने क्या प्रभाव डाला, एक नई क्लास का उदय किया, एक नए वर्ग का उदय किया समाज में। किस तरह का, किस चीज पर आधारित समाज था वो, वेल्थ पर, पावर पर और प्रेस्टीज पर। वेल्थ का मतलब है संपत्ति, पावर का मतलब है शक्ति, प्रेस्टीज का मतलब है प्रतिष्ठा। तो इन तीनों चीजों पर आधारित समाज में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ वाणिज्यिक क्रांति के वजह, और इसके विचारधाराओं ने और इसके क्रियाकलापों ने समाज को प्रभावित किया। तो ये पहली घटना थी यूरोपीय समाज में घटने वाली। दूसरी जो घटना है इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और इसका जो पीरियड है वो माना जाता है 14 से 16 सेंचुरी का। 14 से 16 सेंचुरी में इस समय को हम रिनेसेंस पीरियड के नाम से भी जानते हैं, पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। पुनर्जागरण इसलिए कहते हैं कि पुनः जागरण हो रहा है। कुछ विचारधाराएं लोगों की थी, तर्क का प्रयोग पहले नहीं करते थे, चर्च की सत्ता जो है विद्यमान थी, एपिसेंटर जो था वो समाज में चर्च था। चर्च को ये माना जाता था कि चर्च ने जो आदेश दे दिया वही सर्वमान्य होगा, और डिवाइन जो है माना जाता था किंग को, कि राजा जो है उसके पास दैवीय शक्तियां हैं, उसका आदेश भी जो है दैवीय है और उसे भी सभी को मानना पड़ेगा। तो इस सोच में परिवर्तन हुआ, लोगों की सोच तार्किक हुई, लोगों की सोच वैज्ञानिक हुई, और हुई किस वजह से, साइंटिफिक रिवोल्यूशन की वजह से। अब इसमें ये नहीं है कि केवल मटेरियल लाइफ बदलती है लोगों की, मटेरियल लाइफ बदलने के साथ साथ उनके आइडियाज भी बदलते हैं समाज के बारे में और प्रकृति के बारे में। साइंटिफिक रिवोल्यूशन की वजह से आर्ट का, लिटरेचर का और साइंस का, इन तीनों चीजों का विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल साइंस में ही जो है डेवलपमेंट होता है। साइंस में डेवलपमेंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डिसेक्शन जो है ह्यूमन बॉडी का वो पहले अलाउ नहीं होता था, लेकिन अभी डिसेक्शन अलाउ हो गया, सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, पहले एक्सेप्ट नहीं करती थी। अब जैसे डिसेक्शन, अपने आप को म्यूट रखें सभी लोग, जैसे डिसेक्शन को अलाउ किया तो एनाटॉमी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, इन तीनों को बेनिफिट हुआ। ये तीनों की तीनों विज्ञान की शाखाएं फली फूली। ओके, वाणिज्यिक क्रांति के समय पर आप लोगों को मैंने जैसे अभी बताया कि वाणिज्यिक क्रांति जो थी उस समय पर नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज की जा रही थी, और वो व्यापारिक मार्ग किससे संबंधित थे, समुद्री मार्गों से। अब समुद्र के रास्ते जब चलते हैं तो नेविगेशन की जरूरत होती है, नेविगेशन प्रणाली जो है और एस्ट्रोनॉमी जो है, इसका उदय किसके फलस्वरूप हुआ, साइंटिफिक रिवोल्यूशन के। तो जैसी जरूरत होती है वैसा ही आविष्कार हो जाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब पहले आवश्यकताएं जो है उत्पन्न हुई, अलग अलग उपनिवेश बने, वाणिज्यिक क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ, तो उसके फलस्वरूप जो है नेविगेशन का, एस्ट्रोनॉमी का, ह्यूमन बॉडी के डिसेक्शन का, आर्ट का, लिटरेचर का, साइंस का, इसी तरह से जो है प्रचार प्रसार और आविष्कार इस क्षेत्र में होते रहे। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि कोपरनिकस ने एक नई थ्योरी दी जो कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। इससे पहले जो थ्योरी समाज में चलती थी वो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब ये था कि ये मानते थे पृथ्वी केंद्र है और सूर्य चारों तरफ घूमता है उसके। लेकिन कोपरनिकस ने सिद्धांत को जो है बदल दिया, और कोपरनिकस ने जो है जब जो है अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, यानी कि सूर्य केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, तो उससे जो है साइंस का एक तरह से रिवोल्यूशन आया। क्योंकि उससे पहले आप देखिए कि 14 शताब्दियों तक लोग गलत ही मानते थे, ये मानते थे कि केंद्र में जो है पृथ्वी है। तो ये एक चेंज आता है इसकी वजह से। नेक्स्ट वन ये है कि लोगों का जो एटीट्यूड है नेचर के प्रति और साइंस के प्रति वो बदल जाता है। साइंस के नए नए आविष्कार होने की वजह से, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, फिजियोलॉजी की फील्ड में, एनाटॉमी की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, इन सभी में चेंजेस आने की वजह से एक तरह से दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है, जो कि एक नए विषय या फिर नए विषयों के
उद्भव के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। थर्ड वन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इसकी वास्तविक घटना है वो तो 1789 में है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि उससे पहले के समाज में ही है। क्योंकि फ्रांस के अंदर तीन एस्टेट समूह थे, तीन संपत्ति समूह थे। उनमें से दो संपत्ति समूह अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, और जो तीसरा था उसके ऊपर ये शोषण किया जाता था, जिसमें कि सामान्य वर्ग आता था। तो टर्निंग पॉइंट रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसने कि तीन प्रमुख या चार प्रमुख जो है सिद्धांत समाज के सामने रखे: इक्वेलिटी का, ब्रदरहुड का, जस्टिस का और लिबर्टी का। भारत ने भी इसे अपनाया, एशिया में भी कई देशों ने इसे अपनाया। तो केवल ऐसा नहीं है कि किसी देश में रिवोल्यूशन होती है, किसी देश में सिद्धांतों में परिवर्तन होता है तो उससे केवल उसी देश के लोग प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है। इससे पूरा का पूरा विश्व प्रभावित हुआ, और फ्रेंच रिवोल्यूशन ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को शोषण के विरुद्ध समानता, बंधुत्व और न्याय की शिक्षा दी। फ्यूडलिज्म का एंड हुआ। फ्यूडलिज्म सामंतवाद था, शोषण की एक व्यवस्था थी, उसका एंड हो जाता है। फ्रेंच सोसाइटी में इक्वेलिटी आती है इस रिवोल्यूशन की वजह से। इसकी जो एस्टेट समूह है उनको समझ लीजिए। फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर तीन एस्टेट समूह थे फ्रेंच सोसाइटी में। जो पहला स्टेट समूह था, पहला संपत्ति समूह था, उसमें हायर क्लर्गीज आते थे। उनको क्या कहते थे? कार्डिनल कहते थे, आर्क बिशप कहते थे और बिशप कहते थे। ये लोग लग्जरी लाइफ जीते थे। इनका जो है पॉलिटिक्स में और रिलीजन में बड़ा इन्फ्लुएंस था। दूसरा जो स्टेट समूह था उसके लोगों को नोबेल कहा जाता था। नोबेल दो तरह के थे। ये लोग लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्हें की नोबेल ऑफ स्वॉर्ड कहा जाता था, और कुछ जजेस थे, न्यायाधीश थे, जिन्हें लैंडलॉर्ड ऑफ रोब कहा जाता था। अब इसमें जो ये लैंडलॉर्ड ऑफ रोब थे, ये लिबरल थे। इनके पास इतनी शक्तियां नहीं थी, ये थोड़ा सा मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे। यदि इन दोनों स्टेट ग्रुप्स में हम बात करें तो मानवतावादी दृष्टिकोण केवल जो है नोबेल्स का था, और नोबेल्स ऑफ रोब का था, बाकी किसी का नहीं था। इनके बारे में एक बात और जाननी चाहिए कि इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच सोसाइटी की केवल 35% पॉपुलेशन थी, लेकिन इनके पास संपत्ति, पूरे फ्रांस की संपत्ति का 65% भाग इन्हीं के पास था। तो ये बहुत बड़ी चीज है, यानी कि संपत्ति के मालिक तो ये हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम है। अब पॉपुलेशन ज्यादा किसकी होगी? पॉपुलेशन ज्यादा थी थर्ड स्टेट ग्रुप की, तीसरे संपत्ति समूह की, जिसके अंदर सोसाइटी का बचा हुआ पूरा भाग आता था। इसमें बचे हुए लोगों में पिछड़क लोग थे, और जो सोसाइटी के बाकी वर्ग बच गए हायर स्टेट ग्रुप्स के अलावा, वो सभी लोग इसी में आते थे। तो वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज के आधार पर फ्रांसीसी समाज पावरलेस, वेल्थलेस और प्रेस्टीजलेस लोगों में भी बटा हुआ था। ये तीनों तरह से, यानी कि इनके पास न तो शक्ति थी, न संपत्ति थी, और न ही इनके पास प्रतिष्ठा थी। ये ऐसा ग्रुप था। तो क्रांति कौन सा समूह करता है? क्रांति वही समूह करता है जो शोषणकारी व्यवस्था में शोषण से पीड़ित हो रहा है। क्रांति का कारण यही ग्रुप था। लेकिन क्रांति ऐसे से नहीं, एकदम से नहीं हो गई, धीरे धीरे हुई। इसकी कुछ घटनाएं थी। पॉलिटिकल अवेयरनेस आई लोगों में। पॉलिटिकल अवेयरनेस आने का कारण ये था कि 200 साल का बारबन का राजवंश जो था उसने बड़े अत्याचार किए थे फ्रांसीसी सोसाइटी पे। डिवाइन राइट ऑफ किंग चलता था, राजा की आज्ञा को ही जो है सर्वमान्य माना जाता था। इकोनॉमिक अवेयरनेस लोगों में आई, क्योंकि फ्रांस के जो राजा थे लुइस 14, उसमें ऐसे लिखते थे वो अपने नाम कि लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16। तो ये जो राजा थे लुइस 14 से 16 तक, इन्होंने बड़ी महंगी जो है लड़ाइयाँ लड़ी, और फ्रांस को एक तरह से बैंकरप्ट कर दिया, दिवालिया कर दिया, सारा पैसा खत्म हो गया फ्रांस का। लुई 16 एक राजा था, उसकी वाइफ जो है, जबकि फ्रांस पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका था, दिवालिया हो चुका था, फ्रांस के पास पैसा नहीं था, कर्ज में डूबा हुआ था। उस टाइम पर भी जो मैरी एंटोनेट थी, इसका नाम हिस्ट्री में बड़ा आता है, उसकी बड़ी एक्सपेंसिव हैबिट्स थी, बहुत खर्चीली थी वो महिला। तो उसने जब अकाल की स्थिति थी, भूख की स्थिति थी, तो लोग जब इकट्ठे हुए तो लोगों को उसने कहा कि इफ यू डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक्स। तो उसकी इस तरह की जो सोच थी वो हिस्ट्री में एक तरह से अ, उसे कुख्यात तो महिला के रूप में जो है प्रदर्शित करती है। और बाद में जिसकी परिणति जो हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि लुई 16 तो मैरी एंटोनेट, दोनों का जो है सिरोच्छेद कर दिया गया था। इन लोगों का सर काट करके पब्लिक ने इनकी हत्या कर दी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटनाओं के अंतर्गत। तो इसमें घटनाएं क्या घटती हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस ही नहीं, इंटेलेक्चुअल जो है डेवलपमेंट भी हुआ था थॉट्स का। उसमें फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर के दार्शनिकों ने फ्रांसीसी समाज को प्रभावित किया। किसी भी समाज के लोगों को प्रभावित वहाँ के दार्शनिक या विचारक तभी करते हैं जब उस समाज में किसी प्रकार की शोषण की व्यवस्था हो, या उस समाज में कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि
सुधार जिसमें अपेक्षित है, जैसे कि इंडिया में भी रहीम दास या फिर जो है कबीर दास, इनके दोहे आप सुनते हैं, तुलसीदास को सुनते हैं। तो जितने भी संत समाज हुआ है इंडिया में, वो किसी न किसी प्रकार का रिवोल्यूशन करने की कोशिश करता था, आडंबरों को जो है दूर करने की। तो इसी तरह से कुछ फिलोसफर्स ने, कुछ दार्शनिकों ने फ्रांस के लोगों को, जो कि शोषण की व्यवस्था से पीड़ित थे, उनके विचारों को प्रभावित किया। इनमें मोंटेस्क्यू का नाम प्रमुख आता है, हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, वोल्टेयर का नाम आता है। मोंटेस्क्यू की जो किताब थी उसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी का मतलब कि शक्तियों को लोगों में बांट दिया जाए और व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके ये जो है पक्षधर थे। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो भी व्यक्ति बात करेगा तो उस चीज से लोग प्रभावित जरूर होंगे। लोक ने इंडिविजुअल राइट्स कि लोगों को कुछ अधिकार दिए जाए, इसकी बात की। वोल्टेयर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि फ्रांसीसी समाज में पूरी तरह से लोगों को प्राप्त नहीं थी। रूसो करते थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुक का नाम है। उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से लोग अपना राजा स्वयं चुन सकते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार उनके ऊपर शासन करे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो इस पर जोर डालते हैं। तो इन दार्शनिकों के विचार इंटेलेक्चुअल मेथड से जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल, तीनों तरह से लोग इन्फ्लुएंस्ड थे फ्रांसीसी क्रांति के लिए। और इसमें जो घटनाएं घटी उनको आप समझ लीजिए कि इन घटनाओं ने किस प्रकार से समाज को प्रभावित किया होगा। सबसे पहली चीज ये थी कि जो दो शुरू के एस्टेट ग्रुप्स थे, शुरू के एस्टेट ग्रुप्स का मतलब ये है कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा थी और जो शोषण करते थे वास्तव में, वो लोग एस्टेट जनरल की मीटिंग्स करते थे। लेकिन ये मीटिंग में थर्ड जो स्टेट था, जो सामान्य लोगों का था, जिनका शोषण हो रहा था, उन्हें शामिल नहीं करते थे। इस बार तीसरे स्टेट ग्रुप ने भी उनके साथ मीटिंग करने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि हमारी मीटिंग इनके साथ हो जाए और उसको उन्होंने नेशनल असेंबली नाम देने की कोशिश की। लेकिन जो शुरू के दो स्टेट ग्रुप्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इनके साथ मीटिंग नहीं करेंगे। तो अब ये मीटिंग जो थी वो जहाँ पे होनी थी वहां तो हो नहीं पाई। तो एक टेनिस कोर्ट खाली था, उस टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने जो है अपनी मीटिंग की। उस टेनिस कोर्ट में मीटिंग हुई 20 जून 1789 को। और इस मीटिंग को हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। शपथ क्या थी कि हम फ्रांस के समाज के लिए एक नया संविधान बनाएंगे। ये शपथ इन सभी लोगों ने ली और इसमें केवल तीसरे स्टेट, तीसरे संपत्ति समूह के लोग शामिल हुए। दूसरी प्रमुख घटना जो घटी वो 14 जुलाई 1789 को। इसमें क्या हुआ, बास्तील के दुर्ग का पतन हो गया। बास्तील क्या था, बास्तील एक जेल थी जिसके अंदर थर्ड स्टेट ग्रुप के लोगों को बंदी बना के रखा जाता था। यानी कि जो भी आवाज उठाएगा उसको उठा करके फ्रांसीसी जो राजा थे और उनके जो अधीनस्थ थे वो क्या करते थे कि उन्हें बंदी बना लेते थे और बास्तील की प्रिजन में रखते थे। इस तरह से ये दुर्ग जो था एक तरह से शोषण का प्रतीक था। लेकिन इसको तोड़ दिया गया और इसे जब तोड़ा गया तो एक तरह से पूरे विश्व में ये संदेश गया कि शोषण का प्रतीक जो है, बास्तील की जेल जो है वो तोड़ दी गई है और अब क्रांति हो गई है। कहाँ पे क्रांति हो गई है, फ्रांसीसी समाज में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों को दिए गए, राइट ऑफ स्पीच दिया गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई। उसके अलावा जो है डिवाइन राइट ऑफ किंग जो है उसको रिमूव कर दिया गया। 1793 में किंग लुई 16 जो शोषण करता था लोगों पर, और उसकी जो रानी थी उनका शिरोच्छेद कर दिया गया, जो कि मैं आपको हाल ही में बता चुका हूँ। और 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वो फ्रांस का डायरेक्टर बन के सामने आए। फ्रांसीसी समाज में एक तरह से नए कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई, नई राजशाही की स्थापना हुई, समानता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना हुई फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। और समानता, बंधुत्व और न्याय के इन विचारों ने पूरे समाज को, केवल यूरोपीय समाज को ही नहीं, इंडिया के समाज को भी, और सभी के सभी जहाँ भी विश्व के देशों में शोषण व्याप्त था उन सभी लोगों को प्रभावित किया। फोर्थ वन, जो लास्ट वन है इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी की पृष्ठभूमि में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ये 1760 के आसपास इंग्लैंड में प्रारंभ होती है। इसमें क्या हुआ, इसकी घटनाएं क्या थी उसे समझिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सीधा सा मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ती है, फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ती है। फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे संभालने के लिए शहरों की संख्या बढ़ती है। शहरों की संख्या बढ़ती है तो आप कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, नई क्लास जो है सोसाइटी में बनी, जिसे कि हम अपर क्लास कहते हैं। कैपिटलिज्म बढ़ा, पूंजीपति बढ़े, फैक्ट्रियों के मालिक पूंजीपति थे, जब पूंजीवाद आएगा
तो शोषणकारी व्यवस्था भी आएगी, श्रमिकों की संख्या भी बढ़ी, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा, अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लगे, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। और जब एक व्यक्ति एक ही कार्य में पारंगत हो जाता है, दक्ष हो जाता है, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर के बाद जो है श्रम का विशेषीकरण। तो श्रम का विशेषीकरण भी बढ़ा, ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा, टूल्स और टेक्निक्स की वृद्धि हो गई, और मैकेनिकल इन्वेंशंस हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो वृद्धि होगी वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी, मैकेनिकल इन्वेंशंस होने जरूरी है, मशीन्स की वृद्धि होनी जरूरी है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि एक वीवर थे, हरग्रीव्स, उन्होंने स्पिनिंग जेनी बनाई। इसी तरह से बहुत सारे नए आविष्कार हुए। सूती वस्त्र के क्षेत्र में तो एक तरह से पूरी क्रांति आ गई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इकोनॉमिक और सोशल चेंज होते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। न्यू क्लास जो है वो इमर्ज होती है, नए वर्कर्स आते हैं, कैपिटलिस्ट आते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। तो पॉपुलेशन और पोल्यूशन, पॉपुलेशन, पोल्यूशन और प्रोडक्शन, इन तीनों चीजों के बढ़ने के साथ साथ जो है वर्कर्स में एलिनेशन भी बढ़ता है। एलिनेशन जो थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स की है, कि अलगाव भी बढ़ता है, मशीनों से अलगाव और शोषणकारी व्यवस्था से अलगाव और स्वयं से भी अलगाव हो जाता है उनका। एक स्थिति ऐसी आती है। तो ये सारे की सारी घटनाएं हैं जो कि सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालती हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड। उस टाइम के जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या सोचना शुरू किया, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि मनी की जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, लेबर क्लास के साथ जो है शोषण हो रहा है, उसकी दशा जो है वो सामान्य से नीचे जा रही है, उसमें गरीबी व्याप्त हो रही है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ रहा है। समाज में हायरार्की को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं एक तरह से। तो उसमें जो है प्रॉपर्टी के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ा है, ऊंचे और निम्न वर्ग जो है सामने आए हैं। और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ह्यूमन लाइफ को अल्टर कर रहा है। तो ये सोचने के कुछ मुद्दे थे सोशियोलॉजिस्ट के पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फलस्वरूप। नेक्स्ट वन, इन कंडीशंस ने जो है किस प्रकार से सोसाइटी को प्रभावित किया, ये आप लोग समझ रहे हैं। एनलाइटमेंट पीरियड था पहले, उस एनलाइटमेंट पीरियड में कॉमर्शियल रिवोल्यूशन हुई, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुई, साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई। तो इसमें बैंकिंग के विकास ने, नए नए समुद्रिक मार्गों की खोज ने, उपनिवेशों के विकास ने, उपनिवेशों में शोषणकारी व्यवस्था ने, ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक रिवोल्यूशन के द्वारा जो है आवश्यकता आविष्कार की जन्मी है। तो इस वजह से नए नए जो आविष्कार हुए, नेविगेशन के फील्ड में जो आविष्कार हुए, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो आई, इन्होंने समाज को जो है एक नए ढंग से सोचने के लिए आगे बढ़ाया। एक तरह से साइंटिफिक सोच को विकसित किया, एक तरह से तार्किक सोच को विकसित किया, रैशनैलिटी को विकसित किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने समाज के सामने शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने का और आवाज उठा करके क्रांति लाने का एक पक्ष समाज के सामने रखा। उन्होंने समानता, बंधुत्व, न्याय की शिक्षा जो है पूरे के पूरे फ्रेंच सोसाइटी को, यूरोपियन सोसाइटी को और फिर उसके साथ साथ वर्ल्ड सोसाइटी को दी। आज तक उन सिद्धांतों को लोग मान करके चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है उस टाइम के जो दार्शनिक थे उन्हें एक चीज और सोचने पे जो है मजबूर किया, कि कई तरह के साइंस हैं सोसाइटी में, लेकिन जब सोसाइटी का अपना साइंस कहाँ पर है। ऐसा कब ऐसा होना चाहिए कि एक साइंस ऐसा भी हो जो कि सोसाइटी का, सोसाइटी के अलग अलग भागों का साइंटिफिक स्टडी करे, और इस तरह से स्टडी करे जैसे कि नेचुरल साइंस जो है अपने नेचुरल साइंस अपनी स्टडी करता है। नेचुरल साइंस के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, वेरीफिएबल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रेडिक्शन होता है। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले किसने सोचा? अगस्त कॉम्पटन ने सोचा, जो कि सेंट साइमन के साथ उन्होंने काम किया था, उसके इन्फ्लुएंस में थे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा साइंस हो, जैसे कि वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहते हैं, अगस्त कॉम्पटन जो है सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहते हैं। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा साइंस हो जो कि पॉजिटिविस्टिक मेथड से, पॉजिटिविज्म यही है कि पॉजिटिविस्टिक मेथड से नेचुरल साइंस की तरह सोसाइटी की क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से अध्ययन करे। और उसको उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया। नाम तो उसको वो सोशल फिजिक्स देना चाहते थे, लेकिन सोशल फिजिक्स नाम पहले ही क्वेटलेट ने अपने रिसर्च पेपर में यूज कर लिया था। तो इसलिए अगस्त कॉम्प ने अपनी बुक बुक का नाम क्या था? पॉजिटिव फिलोसफी। पॉजिटिव फिलोसफी में इसको उन्होंने नाम दिया सोशियोलॉजी। अब नाम देने की वजह से, इमरजेंसी में योगदान देने की वजह से, सोशियोलॉजी ऑफ डायनेमिक्स और सोशियोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करने की वजह से और प्रारंभिक समाजशास्त्री होने की वजह से अगस्त कॉम्ट, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर, फ्रेंच थिंकर हैं, उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अगस्त कॉम्ट ने ही इसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया। इमाइल दुर्कीम, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड परेटो,
कार्ल मार्क्स, इन फिलोसफर्स का, इन थिंकर्स का योगदान भी इनसे कोई कम नहीं है। तो पृष्ठभूमि में चारों की चारों क्रांतियां हैं। किसी भी विषय की पृष्ठभूमि में कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ विचारधाराएं होती है, पृष्ठभूमि में ये है और इमरजेंस इस तरीके से हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी।